नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का एक हफ्ता पूरा हो रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक हफ्ते का पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु ने क्या क्या एक्शन लिए, अवैध निर्माण पर कहां बुलडोजर चला, अफसरों पर कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है, कैसे ट्रांसफर धड़ल्ले से हो रहे हैं, ममता राज में जो इम्पॉसिबल था वो शुभेंदु राज में कैसे पॉसिबल हो गया है, स्कूलों में वंदे मातरम गाने से लेकर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर रोक, सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर रोक। आपको लग रहा होगा ये खबरें मैं उत्तर प्रदेश की आपको बता रही हूं, लेकिन ये सुर्खियां पश्चिम बंगाल की हैं। शुभेंदु सरकार ने जो बड़े बड़े कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा कदम टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण के लिए एफआईआर दर्ज होने से जुड़ी हुई खबर। अभिषेक बैनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर हुई है। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाओं और भाषणों में भड़काने वाली भाषा का भी आरोप है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ शिकायत करने वाले सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने पुलिस को सोशल मीडिया के कई सारे लिंक शेयर किए। इसमें अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकी देते हुए भाषण है। अब इस एफआईआर के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ना भी तय है। सबसे पहले अभिषेक बैनर्जी का वो बयान आपको सुना देती हूं जिसे लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर चर्चा खोलेंगे। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अभिषेक बैनर्जी के इस बयान की खूब चर्चा हुई थी, चुनावों के दौरान भी हुई थी और तब बड़ी बड़ी बातें अभिषेक बैनर्जी ने की थी और अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो पहला सवाल तो यही है। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी, बहुत स्वागत सर आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हमारे साथ है। सज्जन जी, क्या ममता राज में ये कभी संभव था, जो बड़ी बड़ी बातें अभिषेक बैनर्जी करते आए, मंच से धमकी देते आए, आज सरकार बदली, एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, देखिए, बंगाल की समस्या ये थी कि वहाँ पे जो पुलिस तंत्र है वो रूलिंग पार्टी के संगठन का एक हिस्सा माना जाता था। तो ये तो संभव ही नहीं था कि अगर अपोजिशन ने कुछ नहीं भी किया होता तो भी एफआईआर होते थे, सब कुछ होते थे। लेकिन अभिषेक बैनर्जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे थे उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। एक तो ये आप कह सकते हैं कि चलिए चुनाव का समय था, इन्होंने एक बह के कुछ कह दिया। 2018 में जब पंचायत का चुनाव हुआ, और बंगाल उन प्रदेशों में है जहां सबसे पहले पंचायत का चुनाव भी पार्टी लाइन पे होता है। 2018 में क्या हुआ था कि 40% सीटों पे बिना किसी नॉमिनेशन के तृणमूल जो है वो जीती थी। और वो गुंडागर्दी क्या हुई थी कि जो भी पोलिंग बूथ पे रास्ते होते थे, पुलिस के प्रोटेक्शन में वहां तृणमूल के गुंडे जो हैं वो कच्चा बम वगैरह जो यूज करते हैं उसका उपयोग कर रहे थे। और उसके तरीके से इतना आतताई की तरफ बिहेवियर हुआ। सीपीएम के 7 बार के सांसद थे पुरुलिया से, वासुदेव आचार्य, उनको दौरा दौरा के मारा गया जब उन्हें पता चला कि उनके समर्थकों को, जिसके बाद बाम से राम हुआ, बीजेपी की तरफ 19 में आए। तो उस समय पुलिस की, बंगाल की जो समस्या है वो सीपीएम के समय से कि उनको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि वो रूलिंग पार्टी के एक हिस्से की तरह बिहेव करते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं। तो ऐसे में ये एफआईआर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे थे ये केवल चुनावी धमकी नहीं थी, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी, फियर पॉलिटिक्स का इतिहास था, उसके पीछे एक सोच थी। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि ऐसा नहीं हो कि ये जो पुलिस तंत्र है अब अभी की सरकार बीजेपी की बन के रह जाए। चुनौती ये है जो संभव नहीं था और संभव है कि बदला नहीं बदलाव, कि आप पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष और प्रोफेशनल तरीके से काम करने दे। तृणमूल के जो भी गुंडे थे, सत्तारूढ़ गुंडे थे,
उनको उन पे कार्रवाई करें ऊपर से नीचे तक, लेकिन साथ ही यह भी इंश्योर करें कि बीजेपी से इसी तरह का तंत्र शुरू ना हो, क्योंकि हमने देखा है सीपीएम के बाद तृणमूल में पद्धति वही रही, पार्टी बदल गई। तो ये तृणमूल के समय संभव नहीं था। अब देखिए विपक्ष ये कह सकता है सज्जन जी इस पर कि आप वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूछ रही है अभिषेक बनर्जी अब कहां गायब हैं, अब वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तापस रॉय ने क्या कहा वो आप सुने। अभिषेक कौन है? अभिषेक कौन है? जितना बड़ा लड़का नहीं है, जितना बड़ा चेहरा नहीं है, जितना दिन राजनीति की है, बड़ा बड़ा बातें करते हैं, अभी कहाँ उसको तो नहीं ढूंढ पा रहा है कोई। कहाँ है? तो बोले थे ना हड्डी उड्डी तोड़वा देंगे, बोले थे ना अमित शाह को चैलेंज लेते हैं। मैंने क्या बोले, जितना बड़ा लड़का नहीं है उतना बड़ा बात। अब देखिए तापस रॉय तो बीजेपी के नेता हैं, वो ये बात कहेंगे ही, लेकिन अजीत जी ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है या ये जरूरी है पश्चिम बंगाल में अगर आपको सुधार की तरफ आगे बढ़ना है, बदलाव की तरफ आगे बढ़ना है? ये उनके सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये सीधे सीधे था कि जिस तरह से लेफ्ट की बनाई हुई व्यवस्था को तृणमूल ने एक्सेप्ट कर लिया और अपना वोट बैंक की राजनीति और वो वोट डलवाने की जो एक पद्धति थी उसको अपना ले। जैसे लेफ्ट की व्यवस्था को तृणमूल ने अपनाया, वैसे तृणमूल की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी अपना ले जो नई सरकार आई है। दूसरा विकल्प यह है कि आप एक वैकल्पिक उसका बिल्कुल कंट्रास्ट, एकदम कंट्रास्ट की व्यवस्था आप खड़े करें, उसमें से बिल्कुल कोई तत्व उसका नहीं होना चाहिए। वो उसमें ऐसा दिखे कि कानून का राज बहाल हुआ है, ताकि लोगों में लोग राहत की सांस लें और लोग जिस व्यवस्था से प्रभावित थे पिछले 50 साल से, उस व्यवस्था से उनको मुक्ति मिले। तो इनके सामने ये दो विकल्प थे। अभी ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने दूसरा विकल्प चुना है, एक कंट्रास्ट बनाने का, एक एकदम ऐसी व्यवस्था खड़ी करने का जो ये 2-3 पीढ़ियां बंगाल की जिसको उन्होंने नहीं देखा था। एक तो 50 साल के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार बनी है जो केंद्र से लड़ने वाली सरकार नहीं है, ऐसी सरकार है जो केंद्र के प्रति, ऐसा बीच में एक 2 साल का कभी मौका आया होगा, लेकिन मोटे तौर पर दोनों जगह ऐसी सरकार रही जो आपस में लड़ती थी। अब ये पहली बार हो रहा है 50 साल में जब केंद्र में जो सरकार है उसी की सरकार वहां बनी है, और इस समय एक व्यवस्था ऐसी बनानी है जिससे लोगों में सेंस ऑफ रिलीफ आए, लोगों को एक राहत मिले और एक वैकल्पिक व्यवस्था बने। व्यवस्था क्या बन रही है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो एक्शन में है। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले और दागदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया, जिसमें कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता, इंदिरा मुखर्जी पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस की जांच में लापरवाही का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने इन 3 अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए हैं। इट्स ए वन मैसेज, ये हमारी काम था, सरकार की काम था, करेक्शनल होम की काम था, पुलिस का काम था। ये नेक्सस था प्रेसिडेंशियल जेल का, जो हम लोग जो कस्टोडियन है उसका साथ नेक्सस था। एक से जो मानी होता है हो सकता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिदेन गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई पावरफुल आदमी हो सकता है इनके अंदर, लेकिन इसको हम लोग नया सरकार का नया एक क्रैकडाउन मेथड इसलिए खुलासा किया, बंद कर दीजिए ये सब काम बंद कीजिए, नहीं तो जो लोग बाहर से इस नंबर में फोन किया जेल के अंदर, उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। मिस्टर विनीत गोयल उनी এখন এডিজি রয়েছেন আইবিতে, আর আরো 2 জন আইপিএস শ্রীমতী ইন্দিরা মুখার্জি এবং শ্রী অভিষেক গুপ্তা, এই 3 জনকে আমরা আজকে সাসপেন্ড করলাম। अब सज्जन जी ये बात तो कही जाती है ना कि जैसा नेता होगा वैसा उसका कार्यकर्ता होगा, जैसी सरकार होगी वैसा उसका तंत्र होगा, वैसा उसका प्रशासन होगा, जैसा आईपीएस अधिकारी होगा वैसे उसके नीचे काम करने वाले बाकी अधिकारी होंगे। तो जो अभी ये फैसले ले रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि केवल सरकार बदलने से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को, उस पूरे ढांचे को एक रीवैम्प की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इसमें एक मसला ये हो सकता है, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्वेंट, जो अंग्रेजों के साथ मिल के प्रताड़ना करते थे,
वो सारे के सारे आ गए हैं और अपने आप को ये सिद्ध कर दिया कि हम आज़ाद भारत में। वो एक अलग कहानी थी। तो आज भी हम कहते हैं कि नौकरशाही का जो एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है कि उन्हें लगता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ सकता है, वो मानसिकता बनी रह गई। बंगाल की स्थिति और भयावह है। आप देखिए वहां पे ऊपर से लेकर नीचे एक सिविक वॉलंटियर नाम की एक पुलिस की संस्था थे जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल अपने टीएमसी के सारे लोगों को, ऐसा कहा जाता है, भर लिया। आरजी कर का जो मसला हुआ उसमें देखिए आपने एक सिविक वॉलंटियर को दोषी ठहराया जी। उसके बाद जितना विभत्स वो घटना था उससे भी ज्यादा विभत्स क्या हुआ कि उसे जिस तरीके से लीपापोती की कोशिश होगी कि एक तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें तमाम ये जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं ये मिल के उससे लीपापोती करने की कोशिश करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार में सरकार से जुड़े हुए लोग कितना भी भयानक पाप करें उसको ये लोग छुपा लेंगे और दबा देंगे। ये मानसिकता वहां पे जो पुलिस तंत्र की है, जो कि सीपीएम के समय से था कि अपने कैडर्स को पुलिस में भर्ती कर दो, अपने लोगों को सिविक वॉलंटियर बना दो और बाद में खुलेआम लूट चले, खुलेआम गुंडागर्दी चले, कोई भी पाप हो उसको दबा दो। इसमें जब नौकरशाही और खासकर कानून के रक्षक की जिम्मेदारी जिन लोगों को है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, वैसे में इस तरह का उदाहरण टॉप से देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए, उदाहरण दे देती हूं सर, ममता राज में एक्सटेंशन पर चल रहे 240 कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है। लापरवाही के आरोप में जो 3 अधिकारी सस्पेंड हुए वो तो शुभेंदु अधिकारी खुद बता रहे हैं और साथ ही साथ ममता सरकार के घोटालों की सीबीआई जांच को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा जो एक पैटर्न आप उत्तर प्रदेश में देख रहे थे अजीत जी, वो पैटर्न अब पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। उससे जुड़ी हुई खबर बता देती हूँ दर्शकों को। शुभेंदु सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता में 1-2 जगहों पर कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि वो कई साल से जुमे की नमाज तो सड़क पर ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस बार उन्हें रोक दिया। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में इसे लेकर लोगों की पुलिस के साथ बहस भी हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और फिर लोग नारेबाजी करते हुए वहां से चले गए, मस्जिद में नमाज अदा की। यानी कि नमाज पढ़ने के लिए जगह थी, मस्जिद थी, वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती थी, लेकिन फिर भी सड़क। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिस्टम की सर्जरी करनी शुरू की है। अब तक ममता राज में जिस तरह खुलेआम कानून का उल्लंघन होता आ रहा था उस पर शुभेंदु सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की और इसका असर दिखने लगा। बड़ी खबर आसनसोल से आ रही है, जहां मस्जिद में लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने को लेकर बवाल हो गया। रेलपार इलाके में उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी के सामने हंगामा कर दिया। उपद्रवियों ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर पथराव किया और पुलिस वालों पर भी पथराव किए गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आसपास की गलियों में भी खड़ी हुई कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। फिर अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात की गई, तब जाके कहीं हालात काबू में आए। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बलों की मौजूदगी है। ये अजीत जी देखिए, बवाल होगा तो पुलिस को काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं है। अब लाउड स्पीकर क्यों बजाना, सड़क पर नमाज क्यों पढ़नी जब मस्जिदें मौजूद हैं? अब तक ये नहीं हो रहा था, स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन अब सब हो रहा है। देखिए, तो 2 तरह से सरकार को काम करना होगा। एक तो कानून व्यवस्था बनानी है, काम करने का, विकास के काम करने का मैसेज देना है। जो हम लोग देख रहे हैं वो भी हो रहा है कि कानून व्यवस्था बना रहे हैं, आरजी करके लोगों को सस्पेंड किया। जो एक्सटेंशन पर लोग थे, जो सेवा के बाद नौकरी कर रहे थे, उन सबको बर्खास्त किया। ये एक कानून व्यवस्था का मैसेज है, ब्यूरोक्रेसी को मैसेज है कि आपको पहले वाली परंपरा नहीं चलेगी, पहले की तरह काम नहीं होगा। फिर विकास के काम है, रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट गए हैं, अभी लगातार उनको मंजूरी दी गई है। मेट्रो का काम शुरू हुआ है, बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हुआ, वो तो 45 दिन में करने का हुआ। तो एक दूसरा पहलू ये है काम की शुरुआत। फिर उसके साथ साथ आपको विचारधारा से जुड़े हुए काम भी करने होते हैं, क्योंकि आपको भी अपना जो वोट आधार है उसको एक मैसेज करना होता है। हम कह सकते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों को परेशानी भी होती है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी रहता है। लाउड स्पीकर उतारना भी, मान लीजिए जोर से आवाज अगर है, वो भी कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन इसमें जो अंडरलाइंड चीजें हैं, जो आप जिसको हम लोग अंतर्धारा कहते हैं, वो देखिए क्या है।
वो तो एक विचारधारा की राजनीति को भी आगे बढ़ाना होगा ना वहां। जब आपने इस वोट को कहा, जब ये बार बार वोट मांगा गया कि भाई वो एक वोट है जो हमको नहीं चाहिए, जो वोट बैंक लेफ्ट ने और तृणमूल कांग्रेस ने तैयार किया वो हमको नहीं चाहिए। भाई एक भी मुसलमान को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नहीं दिया, और इसके बावजूद 206 207 सीटें जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी। तो जिन लोगों ने, जिससे लोग त्रस्त थे, हम लोग बार बार पूरे चुनाव आपके साथ बात करते रहे कि पहली दफा था कि बांग्ला बोलने वाला हिंदू भी इस बात से त्रस्त था कि तुष्टीकरण की वजह से मुस्लिम लोगों का और उसमें कुछ खास तत्वों का इतना उत्पात हो गया है कि वो परेशान हो गए हैं, और उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो वैसे उत्पाती तत्वों की पहचान करके उनको कंट्रोल करना, इससे कानून व्यवस्था भी ठीक होगी और इससे एक विचारधारा के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज भी जाएगा। भाई अल्टीमेटली शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, उनको व्यवस्था बनानी है, कानून व्यवस्था का काम करना है, लेकिन नेतागिरी भी तो करनी है, उनको चुनाव भी तो लड़ना है। अभी 2029 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उस समय वोट भी तो चाहिए होंगे। नहीं, लेकिन इसी का एक जो दूसरा पहलू जो आपने ये कहा ना, अंतर्धारा, और वो क्यों जरूरी है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं फाल्टा में चुनाव, फाल्टा का चुनाव, और इस पे एक छोटा सा कमेंट लेकर फिर मैं मध्य प्रदेश की खबर पर जाऊंगी। ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया था कि हिंदू डरने लग गया था कि हम बाहर कैसे निकले, अपनी बात कैसे रखें। तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट ये पश्चिम बंगाल की राजनीति चढ़ती चली जा रही थी। इसके बाद ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसका इंपैक्ट फाल्टा इलेक्शन पर दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। आप देखिए, फाल्टा में वैसे भी मुस्लिम आबादी जो है 30-32% के करीब है, लेकिन बावजूद उसके जो आप डायमंड हार्बर मॉडल की बात कर रही हैं, उसमें क्या था कि शौकत मुल्ला, शेख शाहजहां, जहांगीर, इस तरह के जो मस्तान, जो प्रधानमंत्री भी जिस शब्द का जिक्र कर रहे थे, ये क्या था? ये फियर पॉलिटिक्स थी। और ममता बनर्जी चुनाव के दौरान उनका एक बयान भी आया था, कंट्रोवर्सी भी हुई कि मैं जब तक हूं तब तक आप लोग बचे हुए हैं। हिंदुओं को उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी है, जिस दिन मैंने छोड़ दिया उस दिन आप लोग सकते में आ जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी एक तरीके से क्या था कि हिंदू ध्रुवीकरण होने के पीछे तो हुआ ही हुआ, ये भी जो अल्पसंख्यकों का एक समुदाय है उनके बीच में एक ओवर कॉन्फिडेंस आया कि ये देश, ये जो प्रदेश है एक्सेप्शनल है। आप तमाम तरीके से देखिए कि कहीं भी यूपी में या कहीं कुछ कार्रवाई होती थी तो लोग कहते थे कि हम तो अब कलकत्ता में जाके रहेंगे। कुछ हमारे शायर थे उर्दू के, सब लोगों ने नाम नहीं लूंगा। तो वैसी स्थिति में ये जो पूरा फियर कल्चर था, जो गुंडागर्दी का कल्चर था, उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को, उनके गुंडों को लाके आप जिस तरीके से फियर पॉलिटिक्स कर रहे थे, फाल्टा की सीट आप जोड़ लें, नंदीग्राम का सीट जोड़ लें, ये बीजेपी का आंकड़ा जो है लगभग 210 की तरफ जाएगा। आइए भोजशाला की बात कर लेते हैं, जो कि हिंदुओं की नई प्रयोगशाला है। मध्य प्रदेश के धार का ये भोजशाला हिंदू मंदिर है। इस बात का फैसला इंदौर हाईकोर्ट ने कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ हिंदू खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। भोजशाला को वाग्देवी माता का मंदिर घोषित किए जाने के बाद वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग जयकारे के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। फैसला आने के साथ साथ मुस्लिम इकोसिस्टम भी पूरी तरह एक्टिव है। दिल्ली से हैदराबाद तक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने का ऐलान किया गया है। ओवैसी ने बाबरी से इसकी तुलना की है। आरोप लगाया कि यह फैसला संवैधानिक आधार पर नहीं हुआ है। दिल्ली में जमीयत की टीम जुट गई। मौलाना महमूद मदनी ने जो भरोसा मुसलमानों को दिया वो अब नहीं रहा। ये कह दिया वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में खुलकर अपनी लाइन पकड़ ली है। जमीयत की टीम के साथ बैठक कर सीनियर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि किसी भी तरह से मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला स्थल को मंदिर घोषित किए जाने के बाद लोग धार स्थित भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूजा पाठ हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है, लोग गदगद हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और देखिए, अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जो एविडेंट प्रूफ है, जो मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसकी शिलाएं मंदिर जैसी हैं, जिसमें प्रतीक चिन्ह मंदिर जैसे हैं, जहां पर हमारे हिंदू देवी देवता हैं, वहां पर नमाज क्यों अदा की जाए? हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीति शुरू हुई उसका एक पहलू ये है जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उनका बयान आप सुने, फिर करते हैं चर्चा। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बाबरी मस्जिद केस के मामले में कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास,
भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। अब अजीत जी, हम ये बात जानते हैं कि दक्षिण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, इधर पूरब का चुनाव खत्म हो चुका है, अब बात सेंट्रल इंडिया की पॉलिटिक्स पर आ गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पर अब जो पॉलिटिक्स हो रही है और ये हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर दिखाई दे रही है। भोजशाला का विषय पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैसे उपयोगी है? देखिए, ये एक पहलू है वो जो आपने कहा। ये राजनीति, हम बार बार उसको कहते हैं कि जब विचारधारा से जुड़ी हुई कोई बात आती है, परंपरा, संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई कोई बात आती है, तो कुछ चीजें उसमें अंतर्धारा की तरह चलती हैं। तो ये राजनीति है। भोजशाला का विवाद चल रहा है और बरसों से चल रहा है, दशकों से, सदियों से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गुजरात होने वाला एक स्टेट है, जो मध्य प्रदेश नया गुजरात होगा, ये हम लोग मानते रहे, हमेशा से मानते रहे। उसके कई और भी कारण हैं। ये इस जो विवाद जो कह रहे हैं, अभी सबसे पहले ओवैसी की बात से ही हम लोग शुरू करें। एक तो सबसे पहली बात है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो नरसिंह राव की सरकार के समय बना था और जिसमें एक अपवाद के तौर पर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को रखा गया था और बाकी चीज़ों के बारे में कहा गया था कि उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। तो ये अगर अदालत के आदेश से बदल रहा है तो एक अपवाद ही बन रहा है, नया अपवाद बन रहा है। लेकिन उसमें मेरा मानना है कि इस पर संसद में बहस करके सरकार को एक डिसीजन करना चाहिए। अगर खोजे जाने हैं, अगर इस तरह के जितने विवादास्पद जगह हैं उनकी प्रकृति बदलनी है, तो सरकार को उस कानून को बदल देना चाहिए। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिंह राव की सरकार के समय बना था, एक तो इनकी जो बात थी वो इन्होंने 3 मिसालें दी। एक 1935 का दिया, एक 1985 का दिया और एक वर्शिप एक्ट का दिया। भाई जब कहा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब हाईकोर्ट ने फैसला किया तो इनका जिक्र ही नहीं किया। उसने कहा कि हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब माना है, जब ने एएसआई की बातें हमने मानी है और अयोध्या मामले पर जो फैसला आया है उसको हमने उसमें इंक्लूड किया, उस आधार पर फैसला किया। तो ये चीजें अपने ही नल एंड वाइड हैं जो ये कह रहे हैं। और ये विवाद जब 300 साल का अंतर हो जिस चीज में, आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं बना था? जब राजा भोज का जो काल था मध्य प्रदेश में, वो 11वीं सदी का काल है। और जब अलाउद्दीन खिलजी आता है और वहां सब तोड़फोड़ होती है, ये 14वीं सदी का काम है। तो फिर 300 साल का अंतर है, फिर आप ये कैसे कहते हैं कि आपने नया बनाया? इसका जो चीज एक कंस्ट्रक्ट हो चुकी है 11वीं सदी में, उसके ऊपर आप 14वीं सदी में कोई नई चीज बनाते हैं और उसके बाद दावा करते हैं कि ये हमारा है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसकी पॉलिटिकल लाइन पर भी इस पर थोड़े और चर्चा करना चाहती हूं, क्योंकि जो बात मदनी कह रहे हैं, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, सलमान खुर्शीद ने उस पर बयान दिया, उन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल साफ कर ली है। इस पर हम करेंगे चर्चा। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले भोजशाला विवाद की। हालांकि अब तो कोर्ट ने यह बता दिया है कि विवाद की कोई वजह नहीं है, यह हिंदू मंदिर ही था, हिंदू मंदिर ही है। लेकिन मुस्लिम इकोसिस्टम इसके बाद खुलकर सामने आ गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने धार भोजशाला फैसले के बाद नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी लाइन एकदम पकड़ ली है। सलमान खुर्शीद मुस्लिमों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों बयान आपके सामने रखते हैं। उस जमाने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में। उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है, बस ये एक मामला है, इसको हो जाने दो, खत्म हो जाने दो। याद है ऐसे ही हो रहा था ना, लेकिन वो हो गया और मुसलमानों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के साथ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डेवलप किया है इंडिया को आगे चलाने के लिए और कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भरोसा करके एक यानी उसको भी मैं हिस्टोरिकल कहूंगा, जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, रवैया था, पर वो सिलसिला तो रुका नहीं है। जो भरोसा दिया गया था, अब वो कहेंगे कहां भरोसा दिया था, तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था। अब इसको आप खत्म करिए ना, ताकत तो है ही है ना, तो खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक तरीके से कर लीजिए। ये घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है?
ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये हमेशा से एक मंदिर था और ये मंदिर ही रहेगा। वहाँ जो फैसला हुआ है वो बाबरी मस्जिद से अलग इसलिए है कि उस फैसले में कुछ कम और बेश ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जो इमारत थी वो एक मंदिर था, मंदिर है। ये बात एविडेंस में कहीं नहीं थी कि ये मंदिर था। वहाँ आज तक उन्होंने ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की है कि यहाँ पर कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। और एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है कि वो कैरेक्टर को बदलने ना दें। एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है। तो जो ऑब्लिगेशन 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑब्लिगेशन है, वो एएसआई का ऑब्लिगेशन उस दिन से होता है जिस दिन से नोटिफिकेशन हो। और धार की प्रॉपर्टी, धार की मस्जिद का नोटिफिकेशन 1904 में हुआ था। तो 1947 तो बहुत बाद की बात है, 1904 में ही उनको प्रिजर्व करने का ऑब्लिगेशन था और उस ऑब्लिगेशन को नजरअंदाज किया गया है। अब दो बातें जो पहले मौलाना मदनी ने कही, कब तक सज्जन जी सवाल यह है कि यही विक्टिमहुड खेलते रहेंगे, कब तक ये कहते रहेंगे मुसलमान कमजोर है। सब कुछ जो हुआ वो कोर्ट में हुआ है, एविडेंस के आधार पर हुआ है, ये पहली बात। लेकिन समस्या कांग्रेस पार्टी क्या समझ नहीं पा रही है या वो ये मानकर चल रही है वो केवल मुस्लिमों की पार्टी है? उन्होंने अपनी लाइन पकड़ ली है। देखिए, इसमें कांग्रेस के लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो ये बीजेपी सरकार का फैसला नहीं है, ये हाईकोर्ट का, इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया है। दूसरी बात यह है कि तीन चीजें मानी गई कि मूल चरित्र क्या था उस ढांचे का, उसके साक्ष्य हैं क्या नहीं। तो परमार वंश के समय के जो लिटरेचर है उस समय से लेके तमाम और भी साक्ष्य हैं, एएसआई ने उसका प्रूफ दिया है। दूसरा है कि क्या लगातार वहां पे सतत पूजा अर्चना चल रही थी, नहीं चल रही थी, रेगुलेशन के साथ चल रही थी। और तीसरा है कि भाई आपको एक वैकल्पिक जगह दी जाए, जो कि अयोध्या वर्डिक्ट के तौर पे आया। तो एक तार्किक आप आधार देख रहे हैं, साक्ष्य, लोक मान्यता देखिए। सवाल यह है कि उत्तर भारत और मध्य भारत में मंदिरों की स्थिति कहां पे नहीं तोड़े गए हैं, कौन नहीं जानता है। यह तो मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या है वाली बात है। चूंकि कानूनी प्रक्रिया है तो आप साक्ष्य मांगते हैं, वो दिया गया। फिर भी यह कहना कि यह गलत है और उसके लिए हवाला जो दिया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने 1991 में बनाया, लेकिन समाज की जो भावना है और कानून उसके हिसाब से कल के डेट में वो भी रिव्यू में आ सकता है। यहां पे चलिए, मदनी साहब कर रहे हैं, उनका अपना समझ में आता है पक्ष, ओवैसी साहब कर रहे हैं, वो भी समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी, आप किससे लड़ रहे हैं? आप जनभावना से लड़ रहे हैं या भाजपा से लड़ रहे हैं या हाईकोर्ट से लड़ रहे हैं? अगर आप जनभावना से लड़ना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को, इस सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं फर्रुखाबाद तो अपना बचा नहीं पाए 2009 के बाद। शाहबानो केस में सबसे बड़े हिमायती थे कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को जो महिला के पक्ष में था, ये सब लोग उन लोगों में है जिन्होंने राजीव गांधी को कन्विंस किया कि अपनी मेजॉरिटी से पलट दीजिए। आज फिर वही, इन जैसे लोगों के कारण कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो मुस्लिम परस्त की बनती जा रही है और वो उनके हाशिएकरण का कारण है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बनने का बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी पहले ही उठा चुकी है, कब तक करेगी? देखिए, अभी सलमान खुर्शीद तो अभी जो कह रहे हैं ये उनके वकील के नाते कह रहे हैं। अभी पार्टी अपनी राय इस पर रखेगी, लेकिन वो इससे अलग नहीं होगी, वो इससे डिफरेंट नहीं होगी। लेकिन जिस 1991 की बात हो रही है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद, और उसके बाद 1992 का जो घटनाक्रम था, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और जो ढांचा वहां टूटा था, वो एक टर्निंग पॉइंट था देश की पॉलिटिक्स में। और भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन मुसलमानों का वो गंवा दिया था, मुसलमानों का भरोसा गंवा दिया था। उसके बाद मुसलमान को जहां मौका मिलता है वहां वो कांग्रेस को छोड़ देता है, जहां भी मौका मिलता है। बिहार में उसको आरजेडी का विकल्प मिला, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विकल्प मिला, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विकल्प मिला, जगन मोहन का विकल्प मिला, आंध्र प्रदेश में उसको जहां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विकल्प मिला, उसको जहां विकल्प मिला वहां वो छोड़ दे रहा है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। तो अब कांग्रेस अपने को ज्यादा भरोसे, मतलब उनका भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस और कई तरह के उपाय कर रही है। हालांकि वो भरोसा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। एक तो उसका दूसरा नुकसान ये हो रहा है, एक नुकसान ये है कांग्रेस को। दूसरा नुकसान इसका जो काउंटर पोलराइजेशन होता है वो बिना कुछ कहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। तो आप एक भरोसा उनका नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान के मन में ये बात बैठी हुई है कि आपकी सरकार रहते हुए मस्जिद टूटी और आपने कुछ नहीं किया। तो उस समय से ये हुआ, उस समय से आप लगातार उठा करके देखिए, हर स्टेट वाइज उठा करके देखिए कि कांग्रेस कैसे। और ये सलमान खुर्शीद ये बातें तब कर रहे हैं जब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। योगी ने अभी से क्लियर कर दिया है कि यूपी का चुनाव 80-20 पर लड़ा जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तानों की बाउंड्री की जाती है, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मॉडल का फर्क साफ है। सपा की सरकार केवल तुष्टीकरण करती थी, एक मजहब के लिए पैसा खर्च करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। मंदिरों का विकास हो रहा है, हर मंदिर चमक उठा है। इतना ही नहीं, लोगों को उनके वोट का महत्व समझाया और कहा कि अगर आपका वोट सही जगह पड़ेगा तो सुशासन लाएगा और गलत जगह पड़ा तो माफिया राज का जन्म होगा। अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता है, कोई जबरन आपके साथ नहीं कर सकता है, और बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है, और गौ माता की भी कोई हत्या करने का दुस्साहस अब नहीं कर सकता है। जब से बीजेपी के विधायक बने या बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक बने, इन सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा में कई मंदिरों का सुंदरीकरण का काम भी करवा लिया। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा, हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। यह आपके वोट की ताकत है। जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागिर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। देखिए 80-20 वाला फॉर्मूला वो तय दिखाई दे रहा है। अजीत जी, अगर उत्तर प्रदेश में 80-20 वाला चुनाव हुआ, बंगाल की तर्ज पर हुआ, तब तो 282 सीटें। देखिए वो तो आई ही थी, 325 सीटें आई थी 2017 के चुनाव में। बीजेपी के गठबंधन को 325 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट गई थी। तो ये तो हुआ था जबकि समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, 5 साल सरकार चलाने के बाद ऐसी स्थिति आई थी। बीच में 2022 को हमारा मानना है, हम एक एबरेशन के तौर पर देखते हैं, जब रिवाइव किया समाजवादी पार्टी ने और उसकी सीटें 100 से ज्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी घट के 255 सीटों पर आई। अब ये फिर बढ़ के 300 चला जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। देखिए वहां बंगाल के मुकाबले तो और आसान स्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश में एक तो 80-20 का है, वहां तो 70-30 था। एक तो यहाँ 80-20 है और दूसरा योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल बनाया है वो हिंदुत्व के मॉडल के साथ साथ विकास का भी मॉडल है और कानून व्यवस्था का भी मॉडल है। यहाँ लोगों ने देखा है कि कानून व्यवस्था अगर मजबूत होती है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किस तरह से लोगों को राहत मिलती है। तो ये तो एक देखा हुआ एक मॉडल डेवलप हो गया है। यहाँ विकास का भी मॉडल हम लोग विकास देख रहे हैं ना लगातार, जो हर तरह का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, चाहे रिलीजियस प्लेसेज की वजह से बढ़े, इंडस्ट्रीज की वजह से बढ़े या दूसरे बिजनेस के मॉडल से बढ़े, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, उसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो विकास का एक मॉडल आया, कानून व्यवस्था का एक मॉडल आया और हिंदुत्व तो हम एक अंतरधारा के तौर पर ही मानते हैं, भले कहा कुछ भी जाए, एक अंतरधारा के तौर पर हिंदुत्व तो हमेशा मौजूद है। तो इसलिए यहां तो बंगाल के मुकाबले ज्यादा आदर्श स्थिति है और 2017 का जो रिजल्ट था वो भी हो सकता है कि दोहराया जाए 2027 में, उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। हाँ, और इसमें 27 में तो ये भी है सज्जन जी कि दिल्ली की टीम और योगी की टीम बड़ी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। बहुत सी बातें पिछले चुनाव के दौरान हुई, 24 में भी हुई कि कहीं कोई बैलेंस बन नहीं पा रहा है, लेकिन बैलेंस दिखाई दे रहा है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, वो भी प्रोग्रेसिव नोट पर जा रही हैं। तो अगर ये सेंटर और यूपी दोनों साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है तो फिर इस बार वही जो बोल रहे हैं सर कि ये तो 300 प्लस वाला है। बिल्कुल, आप देखिए कि 2024 एक अपवाद था क्योंकि 2 कारण है। 24 दूर का चुनाव होता है लोकसभा का, लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है लोग बिल्कुल देखने लगते हैं कि शासन, राशन, हिंदुत्व और बाकी सारी चीजें हैं। विकल्प आपके पास क्या है? कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत है, उनकी छवि ऐसी है कि वो अपनी छवि से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे स्थिति में अभी जो सेंटर, अभी योगी आदित्यनाथ
अमित शाह से मिले और तमाम अटकलें थी। वो पार्टी बीजेपी की तंत्र ऐसी है कि अपने फीडबैक के आधार पर बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन करती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सवाल यह भी है कि चुनौती आपके पास क्या है? सपा कोर्स करेक्शन नहीं कर पाती। कोर्स करेक्शन क्या है? पीडीए की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी, गैर यादव पिछड़ा। आप देखिए नेतृत्व के लिहाज से, एमएलए के लिहाज से, लोकसभा में सांसद के लिहाज से, जिला अध्यक्षों के लिहाज से, प्रदेश अध्यक्ष के लिहाज से सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ा है वो तो बीजेपी के साथ है, उप मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक। तो किस पिछड़े की बात कर रहे हैं? पिछड़े में भी तो इंटरनल डिवीजन है। आप तो आइसोलेटेड है, एक जाति समूह से आपको चिन्हित कर दिया गया है। उसके साथ जहां आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की बात है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। बहन जी जाग जाएंगे कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया, ये अलग से अपनी दुहाई देंगे कि राम मंदिर के समय में हमने गोली चलवाई। कांग्रेस आएगी कि हम ही पे भरोसा करो। तो उस लिहाज से आप देखिए कि जनता के सामने चुनौती भी क्या है। क्राइसिस भी तो होनी चाहिए आपके पास। अपोजिशन क्राइसिस ही नहीं क्रिएट कर पा रहा है वहां पे। लेकिन एक क्राइसिस जरूर है और वो सबके लिए बराबर है, वो है हॉर्मूज का संकट। हम उस संकट की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन और हॉर्मूज संकट के बीच केंद्र सरकार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंचे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन हुए। इस समझौते के तहत भारत और यूएई डिफेंस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इनोवेशन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद देगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व मौजूदा संकट जैसी मुश्किलों में भारत के लिए मददगार साबित होगा। यूएई ने भारत को एलपीजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई का वादा किया है। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई का समझौता हुआ है। यूएई ने भारत में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया है। महत्वपूर्ण बात इसमें जो जानने वाली है वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है। इसमें जो भारत और यूएई के बीच डील हुई, इसमें सबसे ज्यादा अहम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने को लेकर है। सवाल यह है कि आखिर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है? तो ये आप समझ लें, ये क्रूड ऑयल का एक ऐसा विशाल भूमिगत भंडार होता है जिसे दूसरे देश से कम कीमत पर खरीदकर फिर स्टोर किया जाता है ताकि इमरजेंसी यानी कि युद्ध की परिस्थिति हो, प्राकृतिक आपदा हो, अंतर्राष्ट्रीय संकट हो, ऐसे समय पर बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रहे और क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सके। भारत में अभी 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं जिसकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। एक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, 2 कर्नाटक के बेंगलुरु और पादुर में है। और अब यूएई से डील का यह फायदा होगा कि यूएई अपने क्रूड ऑयल को भारत के पास रिजर्व के तौर पर रखेगा और इसके बदले में वो इसका रेंट यानी कि किराया भी देगा। और अगर भारत को इसकी जरूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अजीत जी बिल्कुल, और हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की कितनी जरूरत है और आज़ादी के बाद से कितना स्लो पेस में हम लोगों ने अपना जो भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाया था। अभी कोरोना के बाद चाइना 37 ऐसे रिजर्व बना रहा है जहां वो गैस स्टोर करेगा और 100 ऐसे रिजर्व बना रहा है जहां वो पेट्रोल डीजल मतलब कच्चा तेल स्टोर करेगा। उसके मुकाबले हम लोग की कैपेसिटी 10% या उससे भी कम है। हमारे पास 60 दिन का हम लोग कहते हैं कि रिजर्व है हमारे पास, चाइना के पास 10 महीने का रिजर्व है। तो हम लोगों को एटलीस्ट इसको 6 महीने या उससे ज्यादा का रिजर्व अपना बनाना होगा, ये हम लोग बार बार कहते हैं। यूएई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट इसका माइलस्टोन है और इसकी शुरुआत हम लोग उस दिन से भी चर्चा कर रहे हैं जब ओपेक से अलग हुआ यूएई। अब उसके एक फायदा तो उसको ये हो रहा है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो कितना उत्पादन करे और क्या कीमत रखे। ओपेक से भी बाहर हो गया, अब गैर ओपेक कंट्री जैसा कर रही है वैसा यूएई करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, कीमत अपने हिसाब से तय करेगा। हमारे लिए एडवांटेज ये है कि उसका जो तेल आएगा वो होर्मुज की खाड़ी से नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ से आएगा जो ओमान की खाड़ी का रास्ता है, फुजैरा बंदरगाह से, जहां हम लोग पहले भी बात करते रहे 3 से 4 दिन लगेगा हमारे यहाँ पहुंचने में। अब अगर उसकी मदद से हम लोग नया स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करते हैं, बड़ा भंडार डेवलप करते हैं, सस्ती कीमत पर ले आकर के क्रूड भरते हैं जैसा जो चाइना ने किया कोरोना के समय, सस्ती कीमत पर ले आकर के भरा, या रसिया पर जब पाबंदी लगी या ईरान पर तो वो करता रहा। तो हम लोगों को ये फायदा है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी हम लोगों की। जब मान लीजिए अपना यूएई निकालेगा तब भी हम उसको खरीद करके भर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी हमारे यहाँ। यूएई से
इससे बहुत आसान सस्ती कीमत पर और आसानी से तेल हमारे यहाँ आ जाएगा, गैस हमारे यहाँ आ जाएगी, और ये इससे हम लोग अभी जो पैनिक होता है बार बार, उस पैनिक से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। और ये समझौता 3 घंटे की यात्रा में हुआ है। हालांकि ये कहने को लगेगा कि प्रधानमंत्री 180 मिनट के लिए यूएई में थे, लेकिन ये कई वर्षों की मेहनत का और कई वर्षों से संबंध एक विकसित करने का एक फायदा है कि आप जाएं और 180 मिनट में कैसा समझौता करें जो आपके लिए स्ट्रेटेजिकली प्लान बी आपका दरअसल ये है, ये आपका प्लान बी तैयार हो गया है क्राइसिस में, संकट से निपटने के लिए। और जो विपक्षी आरोप लगा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि पूरे देश में नागरिकों को तो आप ये कहते हैं कि विदेश यात्रा ना करें, और आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, आप क्या लेकर आ रहे हैं? एक बहुत बड़ा जवाब उस विपक्ष की पॉलिटिक्स को भी है कि ये प्लान बी है हमारा, ये हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। बिल्कुल, देखिए जैसा अजीत सर ने कहा कि ये 3 करोड़ बैरल जो आपका क्रूड ऑयल है वो आंध्र विशाखापट्टनम में और उड़ीसा में आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जाएगा। इससे स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसकी क्षमता 70% बढ़ रही है। ओनरशिप यूएई का है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी यूसेज का राइट आपके पास है कि जब आपको जरूरत पड़े कर सकते हैं। उसके अलावे जो यूएई उसका रेंट भी देगा आपको रेंट, रख रहे हैं बिल्कुल वो रेंट भी देगा और सारा मेंटेनेंस का भी वो सारा कुछ करेगा। वैसी स्थिति में देखिए जैसा कहा गया कि हमारे पास कम से कम 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का रिजर्व होना चाहिए, जिस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस हो रही है। पहली बात। दूसरी बात देखिए कि ये भरोसा भी दिखाता है कि अभी जो गल्फ कंट्री में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है उसमें यूएई का, कुवैत का, सऊदी अरेबिया का, इन कंट्रीज के साथ भारत का जो रिश्ता है वो इस समय के दौर में इस दौर में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी अभी पूरे देश की एक समस्या है। क्यूबा में देखिए वहां पे लोग सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि बिजली ही नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, किचन में आपका वो गैस नहीं वो चल पा रहा है। वैसी स्थिति में इस तरह की एक दूरदर्शिता लाना और उसके अलावा 5 बिलियन का स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है। तो आपकी सप्लाई डाइवर्सिटी हो रही है, आपका कूटनीतिक संबंध गहरा हो रहा है। और वैसे देश में आप देखिए रशिया के साथ ऑलरेडी आप एक सप्लाई सोर्स रखे हुए हैं। अभी सर्गेई लावरोव आए विदेश मंत्री की मुलाकात जब हुई है तब उन्होंने भी ये कहा कि ये तो गारंटी हम भी दे रहे हैं कि भारत की सप्लाई चेन में कहीं कोई अवरोध हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग का सप्लाई चेन से ही चल रहा था, मतलब एकदम जिसको हैंड टू माउथ कहते हैं कि सप्लाई आए और उसको रिफाइन किया जाए और मार्केट में आ जाए। स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बाद ये स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगा अगर स्ट्रैटेजिक रिजर्व हम लोग का बढ़ जाता है। और यूएई में तो हम लोग के यहाँ इतने लोग, हम लोग के यहाँ 40-50 लाख लोग तो वहां रहते हैं, उनके लिए भी तो ये अच्छा है कि भारत का संबंध उनके साथ बेहतर हो रहा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बढ़िया है। वहां से रेमिटेंसेज आते हैं हम लोगों के पास, जो गल्फ से ही हमारा ऑलमोस्ट 50% रेमिटेंसेज गल्फ से आता है। तो हमारी इकोनॉमी जो डॉलर, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की बात है उसमें भी तो बड़ा योगदान गल्फ कंट्रीज का है। तो प्राइम मिनिस्टर की ये यात्रा और ये एग्रीमेंट यूएई के साथ, और देखिए असली चर्निंग पूरी दुनिया में अब वो गल्फ में हो रहा है। हाँ। गल्फ के तमाम देश जो हैं अब नए अलाइनमेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल नए अलाइनमेंट्स हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो गारंटी अमेरिका की होती थी सिक्योरिटी की, वो कितनी गारंटी हो, गारंटी कितनी गारंटी है, वो गारंटी नहीं है। ईरान कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है और उनके इस तरह से एनर्जी फैसिलिटीज को नष्ट कर सकता है, उनके तेल के कुएं नष्ट कर सकता है। तो वो अमेरिका के साथ अब एक स्ट्रेटेजिक केस टू केस बेसिस पर अपना स्ट्रेटजी, अपना पूरा सिक्योरिटी कंसर्न सरेंडर नहीं करने वाले हैं अब अमेरिका के साथ। तो असली चर्निंग गल्फ में हो रही है और इस समय भारत अपनी प्रेजेंस वहां बढ़ा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड में रहेंगे और वहां के राजा रानी से तो मुलाकात होगी ही, भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।